फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एवेन्यू। तो इस चैनल पे हम डिफरेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस डाला करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही वास्ट है, इसमें ये सारे कंटेंट्स आते हैं, लेकिन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। और जो रेड कलर में लिखा हुआ है बेसिकली ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो क्योंकि अगर हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को अच्छे से पढ़ना है तो हमें इन सभी चीज़ों को पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ज़रूरत पड़ी क्यों है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूल से क्या मतलब होता है? ड्यूल का मतलब होता है दो मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब कुछ ऐसे फिनोमिनन है वो हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारा लाइट है उसका वेव लाइक करेक्टर है, और कुछ ऐसे फिनोमिनन है वो हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम अज्यूम करें कि लाइट का क्या है, पार्टिकल लाइक करेक्टर है। तो अगर हम इसको वेव लाइक करेक्टर को डीप में स्टडी करें तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो ये सोर्स ऑफ लाइट है लाइक सन, तो सन से जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही हैं उनका वेव लाइट मतलब वो जैसे पानी की वेव्स होती है उस तरह से लाइट आ रही है। और कुछ ऐसे फिनोमेना वो हम पार्टिकल मतलब कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इनको हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम अज्यूम करें कि लाइट का जो है वो पार्टिकल लाइक करेक्टर। अगर हम वेव को डीप में डिस्कस कर पाए तो इसका मतलब क्या है कि लाइट है वो वेव की तरह आ रही है, मतलब, और उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एक है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ये दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। जैसे सपोज करो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये होगी उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, ठीक है। तो जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और ये 90 डिग्री पे होगी इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और वैसे जैसे हमारे पास साउंड वेव्स भी होती हैं, और उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं दे रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी अगर मून पे चले जाएं या आउटर स्पेस में चले जाएं तो उधर कोई मीडियम नहीं है, जैसे ईयर नहीं है, तो हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं वो प्रोपोगेट नहीं करती हैं, तो हमें एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है। लेकिन वैसे ही अगर हम अज्यूम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो तो सन से आ रही है ना हमारी तरफ, तो इनको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब वो सन से, जैसे उधर एयर कम है एयर नहीं है तो वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही प्रोपोगेट करती हैं अनलाइक दिस साउंड वेव्स। तो अभी जो जैसे वेव को मैंने ज्यूम किया तो वेव कुछ मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ये इसको हम बोलते हैं वेव। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका कुछ ऐसा बिहेवियर है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो वेव की वो हम स्टडी करेंगे। जैसे कि वेवलेंथ होगी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस। क्रेस्ट होती है जैसे अपवर्ड पॉजिटिव में, और जो डाउनवर्ड डिप होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ये यहाँ से यहाँ तक लेके डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। सो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी इन मीटर्स, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है विच इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड में हमारे पास मूव हुई, ठीक है। सो दैट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम बोलते हैं 1/t, मतलब अगर हम इसका ये यूनिट होगा दैट विल बी इक्वल टू हर्ट्ज, या फिर हम इसको सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और c होगी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो स्पीड होती है दैट इज रफली लाइक वो 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो 2.99 को हम 3 मान लेते हैं। सिमिलरली वेव नंबर होगा नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है, ठीक है। एक यूनिट लेंथ हम जैसे सपोज करो 1 मीटर में कितनी हमारे पास वेवलेंथ आई उसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/λ।
तो ये जो रिलेशन है, एक रिलेशन हम आता है हमारे पास, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। c क्या है? स्पीड, लैम्डा हो गई लेंथ, और ये हो गया टाइम का इनवर्स, ठीक है। ये जो हमारा स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उससे रिलेशन ड्राइव हो जाता है, दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इससे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका पार्टिकल लाइक करेक्टर। तो वेव लाइक करेक्टर में कुछ खास चीज नहीं थी, इसमें सिर्फ ये था कि जो हमारे पास सन है उसमें से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं इसमें, और वो दोनों इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। एंड वो तीसरी चीज, जैसे जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करते हैं उसके भी परपेंडिकुलर है। सो they are like electric and magnetic field, and they are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to that direction of propagation. और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, they do not require any material medium, तो तभी हमारे जो सन है, सन से हमारे पास रेज आ सकती हैं, क्योंकि उनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। और सिमिलरली फिर उसके बाद हम इसने मतलब 3-4 टर्म्स हमने स्टडी की, जो कि है एक लैम्डा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड सी। हाँ, ये इनके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी अगर हमने एज्यूम करना है कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर भी है, तो वो हमें प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इसने हमें एक्सप्लेन मतलब हेल्प की समझने में कि लाइट का जो है वो पार्टिकल लाइक करेक्टर कैसे है। तो उसने क्या बताया कि जैसे ये सोर्स है, तो हम क्या पहले क्या सपोज करो सोर्स है, सन है, राइट। तो सन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेंक रहा है, हमें तो पहले पता था कि वो वेव की तरह आ रही हैं। तो लेकिन उसने बताया कि जो रेडिएशंस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का ऑपोजिट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। मतलब जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो क्या है? डिस्क्रीट। तो इसका मतलब क्या है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि जैसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो ऐसे पैकेट और चंक्स ऑफ एनर्जी, जैसे हम लगा लो कि दूध के पैकेट्स लगा लो, ठीक है, विच इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। दूध का पैकेट का मतलब क्या है कि जो दूध का पैकेट होता है वो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, मतलब वो डिस्क्रीट है, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इस फॉर्म में जो एनर्जी है वो सन से आ रही है, ठीक है। तो रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक चंक हो गया एनर्जी का, ये दूसरा चंक, ये तीसरा चंक, मतलब वो बहुत ही पास पास है। मतलब वो ऐसा भी है कि जो चंक है वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब ऐसे कहने का मतलब क्या है कि जो रेडिएशन है दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं दे कुड नॉट एब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी, सॉरी, दे कुड एमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी इन अ डिस्क्रीट मैनर। मतलब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एनर्जी को एब्सॉर्ब या एमिट नहीं करेंगे, वो डिस्क्रीट फॉर्म में एब्सॉर्ब करेंगे। लाइक पहले उसने एक एब्सॉर्ब किया, फिर उसने दूसरा एब्सॉर्ब किया, फिर उसने तीसरा एब्सॉर्ब किया, इस तरीके से, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ एनर्जी है जो एमिट और एब्सॉर्ब हो सकता है उसको हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। तो उसने, और जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो अभी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया विच इज इक्वल्स टू एच, और ये एच को इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है ये वाली। तो ऐसे ही जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा फिर, E इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर n को हमने इंटीजर मान लेते हैं, मतलब इधर E इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो इंटीजर इंटेग्रल वैल्यूज होगी n की, जैसे 0 1 2 4 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या था, बस कुछ भी नहीं, कि जो रेडिएशन आ रही है उसने बताया कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही है। मतलब जैसे पहले हमें पता था वेव, और उसने बताया कि वेव को हमने डिवाइड किया है, और लाइक रेडिएशन को हमने डिवाइड किया है इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4, मतलब नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ वेव बट इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब या और एमिट भी इसी फॉर्म में करते हैं, वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं करते और कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करते, वो डिस्क्रीट मैनर में एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम एमिट और एब्जॉर्ब कर सकता है एटम, उसको हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। तो उसने एक रिलेशन दिया इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, एन की इंटेग्रल वैल्यूज है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इज इक्वल्स टू एच न्यू।
और हमें पता है न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और सी इज इक्वल्स टू, मतलब इस रिलेशन को यूज करके हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट। उसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कोई हमारे पास एक मेटल सरफेस है, राइट, ये मेटल सरफेस है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे कब, जब हम इसे एक एक्सपोज करेंगे टू अ बीम ऑफ लाइट, मतलब बीम ऑफ लाइट से हम इसको एनर्जी देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस मेटल सरफेस में आउटर शेल में, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो ये हमारा है मेटल सरफेस, कोई भी मेटल सरफेस जिसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो वो हम ले सकते हैं, मतलब जिसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर हो पाए, तो वो वाला मेटल सरफेस हमने इधर ले लिया। अज्यूम करो कोई भी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांस, मतलब कोई भी ऐसा कोई मेटल सरफेस हमने ले लिया, तो उसको हमने एक्सपोज किया टुवर्ड्स द लाइट, मतलब उसको मेटल सरफेस को हमने क्या दी, एनर्जी। तो जब ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एमिट करें होंगे, तो ये फिनोमेन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जैसे जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो एमीटर ये हमारे पास कोई रीडिंग देगा, मतलब इसमें सर्किट में कोई करंट की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो जो मेटल सरफेस है इसने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी फिनोमेनन से, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक चीज और इसने दी, उसने बताया कि देयर इज नो टाइम लैग। मतलब टाइम लैग का मतलब क्या है कि जैसे ही इसको एनर्जी मिली तभी के तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर गए। ऐसा नहीं है कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन उधर बैठे रहे, नहीं इजेक्ट किए, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तब के तब वो इलेक्ट्रॉन्स वो इजेक्ट हो जाएंगे। मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ दिस फोटोन और स्ट्राइकिंग ऑफ दिस लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और तीसरी चीज क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितनी ज्यादा हम ब्राइट लाइट और जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट कर हम इसके ऊपर डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, नहीं, जो नंबर है, मतलब कितने ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, मतलब वो किस पे डिपेंड करेंगे भी कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, कितनी हम ब्राइट लाइट उसके ऊपर मार रहे हैं इधर हमारे मेटल के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी डालो और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, नहीं। इसका कुछ, जैसे ये सपोज करो कोई मेटल है, तो इसकी कुछ एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ज्यादा जब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएंगे। सपोज करो जैसे हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे मतलब कोई भी एग्जांपल, जैसे हमने इसको बाहर लेके जाना है, तो इसके सपोज करो इसने बोला कि मेरे को अगर अगर 10 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी तभी मैं इजेक्ट होऊंगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है जो 10 जूल है वो इसकी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो या फिर हम इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू नॉट, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर सपोज करो इसकी जो लाइट हमने डाली है इसकी एनर्जी होगी 8 जूल, तो कोई इजेक्शन नहीं होगी। अगर चाहे वो 9.9 जूल हो तब भी कोई इजेक्शन नहीं होगी। मतलब या तो वो 10 जूल हो जो हमने लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक की, या फिर 10 जूल से ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होगी। तो उससे हमें कॉन्सेप्ट पता चला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। मतलब हर एक मेटल की, पोटेशियम की अलग होगी, रुबिडियम की अलग, सीजियम की अलग, ऐसे ऐसे हर एक मेटल की पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, मतलब जिस वो जो उसे चाहिए चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू नॉट, या अगर हम वर्क फंक्शन के फॉर्म में करें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एच न्यू नॉट, विच इज रिक्वायर्ड बाय मेटल फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे पहले कोई भी ऐसा फिनोमिनन एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब ऑब्जर्व नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो जी हमने लाइट स्ट्राइक की एच न्यू की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो है एच न्यू नॉट। तो जब न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी न्यू नॉट से तभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो जैसे सपोज करो अगर हमारे पास इधर है एनर्जी 12 जूल और इसको चाहिए क्या 10 जूल, तो जो 2 जूल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हो वो इलेक्ट्रॉन लेके इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा।
मतलब तब वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 2 जूल। मतलब ये जो 12 जूल ऑफ एनर्जी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड, मतलब जो उसने कंज्यूम कर ली फॉर द इजेक्शन, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल। मतलब 12 जूल किसके ऊपर हुआ? 10 प्लस 2। 10 मतलब जिसको जो इसे एनर्जी चाहिए फॉर द रिमूवल, और 2 जो काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन मतलब वो ले लेगा, जो मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो जो ले लेगा, तो वो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो एच न्यू है दैट इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ कैसे वेरी करती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, लाइक हमने एक आयरन बॉल ली और उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब हमने इनिशियली उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका कलर हुआ डल रेड, फिर फर्दर इंक्रीज किया देन इट चेंजेस टू मोर रेड, देन इनटू व्हाइट एंड देन फाइनली इनटू ब्लू। तो हमें पता है, जैसे विव की ओर से हमें पता है कि ये जो इस साइड होते हैं कलर्स दे आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड इस साइड जो होते हैं दैट दे आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है, लाइक ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है। मतलब टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, जैसे ये हम ग्राफ हमने प्लॉट किया है, तो इसमें टेम्परेचर T2 है दैट इज मोर एज कंपेयर टू T1। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर, तो जब हमारे पास हायर टेम्परेचर है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है दैट इज मोर प्रीडोमिनेंट, राइट। मतलब हमारे पास ब्लू कलर या शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा देन हमारे पास हायर वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। ठीक है, तो अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हमने देखा क्या कि जैसे हम टेम्परेचर जैसे पहले हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो इंटेंसिटी होगी दैट विल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, नॉट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, द इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो और जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है देन द मैक्सिमा, दिस इज द मैक्सिमा। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है देन मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, राइट। तो ये हमारा टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन है, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? बेसिकली कोई भी एक बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशंस को एमिट करे और सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, राइट। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? इट इज एन आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस को वो एमिट भी करे और सभी फ्रीक्वेंसी को रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशंस वो इमिट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन आइडियली ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि जब हम किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशंस डालेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब एंड सम अमाउंट ऑफ विल बी ट्रांसमिटेड एंड सम अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, राइट। अगर हमने उसके ऊपर रेडिएशंस डाली तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी, राइट। अगर हमने जैसे ब्लैक बॉडी को स्टडी करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं जैसे ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, तो उसमें से एक टाइनी होल अज्यूम कर लेते हैं कि एक छोटा सा बहुत ही माइन्यूट होल है और उसमें से हमने इसके ऊपर रेडिएशंस पास की, राइट। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ही चली गई, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके, मतलब वो अल्टीमेटली सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली। मतलब कोई इसके पास और ओपनिंग नहीं थी, सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, बहुत ही माइन्यूट, राइट, जिसमें से रेडिएशन आई और अल्टीमेटली सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ओके, लेकिन आइडली हमारे पास ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड दिस वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली और उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, मतलब वैसे उसने जैसे एक थ्योरी सी दे दी, मतलब इट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो उसने क्या बताया कि जैसे रेडिएशंस हैं,
ठीक है। तो रेडिएशंस का तो जैसे हमें पता है कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब उनका वेव लाइक करेक्टर है। तो उन्होंने बोला कि उसका भी अगर ड्यूअल नेचर है, मतलब वो वेव लाइक भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती हैं, तो सिमिलरली जो हमारा मैटर है, ठीक है, तो उसका भी पार्टिकल करेक्टर होने के साथ साथ वेव लाइक करेक्टर भी है। मतलब कोई भी, जैसे हमारे पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट लगा लो, जैसे कोई मैटर मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी लगा लो, जैसे वो कार, ट्रक, बॉल, एनीथिंग, मतलब जो भी कोई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई भी मैटर जिसका मास हो और वेलोसिटी हो, तो उसका वेव लाइक करेक्टर भी होगा। तो अगर उसका वेव लाइक करेक्टर होगा मतलब उसकी कोई वेवलेंथ होगी। तो उसने एक रिलेशन दिया जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज रिलेशन, एंड विच इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। उसने ये वाला रिलेशन दिया, राइट। उसने मतलब इसका मतलब क्या था कि कोई भी मैटर हो जिसका मास और वेलोसिटी हो, तो अगर वो मूव कर रहा है तो वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। मतलब जैसे सपोज करो ट्रक जा रहा है सड़क पे ऊपर, ठीक है, तो अगर वो मूव कर रहा है, उसका मास है, तो मतलब उसके साथ भी कोई वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिनका मास बहुत ही ज्यादा है, तो उनके मतलब उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उस केस में, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उसकी मास बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये है, तो जो अगर हमारा मास बहुत ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, विच विल नॉट बी एबल टू मेजर, मतलब वो मेजरेबल नहीं होगी, या उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। जैसे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो उसके साथ ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी एक बॉल ली जिसका मास है 10.1 kg, और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मेजर मूव कर रही है, तो हमने उसकी वेवलेंथ मेजर करनी है, राइट। तो वेवलेंथ क्या होगी, एच अपॉन एम बी, एच की वैल्यू डाली, एम की वैल्यू डाली, वी की वैल्यू डाली, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। मतलब उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 10 पर माइनस 34, विच इज वेरी 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 स्मॉल। एंड तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब अगर कोई टेनिस बॉल मूव भी कर रही है, कोई भी बॉल मूव भी कर रही है, अगर उसके पास साथ वेव एसोसिएटेड भी है, तो लेकिन उस वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी इस रिलेशन से बहुत ही कम आएगी, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इन केस ऑफ बल्कियर ऑब्जेक्ट, या फिर जिनका मास बहुत ज्यादा है, मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। अगर हम दूसरे केस में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे छोटे, जिनका मास बहुत कम है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें, तो उसकी अगर हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मास हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें दी हुई है, तो अगर हम उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली इसी वैल्यू में इसी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी वेवलेंथ आएगी 896.7 नैनोमीटर, विच हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब विच इज मेजरेबल, एंड हमें समझ में आती है कि इतनी वैल्यू हो सकती है, राइट। मतलब ये कुछ रेंज में लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है, राइट। लेकिन जो हमारे पास बल्कियर ऑब्जेक्ट है, उसके लिए उसको कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उस केसेस में जो उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग ने हमें क्या बताया कि अगर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी हम पोजीशन और मोमेंटम या फिर वेलोसिटी एक टाइम पे डिटरमिन नहीं कर सकते। मतलब दोनों चीजें, हमें पोजीशन भी पता हो और वेलोसिटी भी पता हो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, दैट इज नॉट पॉसिबल एट अ सेम टाइम, ठीक है। सो दिस इज द like the statement, it says that it is impossible to determine simultaneously the position and momentum of a microscopic object। तो उसका अगर हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और सपोज करो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी सेम टाइम पे चाहिए। तो अगर उसको मेजर करने के लिए सपोज करो हम बीम ऑफ रेडिएशन इसके ऊपर पास करते हैं, राइट। तो अगर हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको देखना पड़ेगा, देखने के लिए हमें रेडिएशन की एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो द वेरी एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट इट्स पोजीशन, मतलब जैसे हमने इसकी पोजीशन को डिटरमिन करने की कोशिश की, तो ये जो रेडिएशन की एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रॉन को पास हो जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन फटाफट अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा।
ठीक है, मतलब सपोज करो ये रेडिएशंस ने इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, तो हमें इसकी पोजीशन एग्जैक्ट पता नहीं चली क्या है, राइट? सो द हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट कुड चेंज द एनर्जी बाय कोलिजन, मतलब ये जो रेडिएशन है इसने इसकी एनर्जी चेंज कर दी बाय कोलिजन, so we are not able to know about its velocity, so we just know very little about its velocity या फिर its position. so अगर मतलब अगर सपोज करो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, मतलब हमें एग्जैक्टली इसकी पोजीशन पता है, मतलब इसमें एरर बहुत कम है, तो ये डेल्टा पी एक्स इसके नीचे चला जाएगा, राइट? मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी एक्स, और वी कैन से डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी एक्स। मतलब अगर हमारे पास इसकी हमें पोजीशन इसकी सर्टनली पता है कहाँ है, मतलब इसमें एरर बहुत कम है, तो मोमेंटम में एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी में एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो इन दोनों को हम एग्जैक्टली सेम टाइम पे नहीं डिटरमिन कर सकते, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? जैसे बोहर ने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो ये जो है ये हमें मतलब इसके फिक्स ट्राइजेक्टरीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फिर वो कहीं और चला जाता है जब हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इससे हमें ये पता चला, तो दिस वाज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोहर मॉडल। तो इसके बाद हमारे पास फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, तो जिसने हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चली इलेक्ट्रॉन्स के बाय यूजिंग द अदर 4 क्वांटम नंबर्स, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द बेसिक फेलियर, मतलब ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी वाज द सेटबैक टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तो उसने ये बताया कि वो एक फिक्स ट्रैजेक्टरीज में रिवॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? बिकॉज फॉर फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरीज, मतलब उसकी ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट नो द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द सेम टाइम, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? तो इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम आगे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डी ब्रॉगली में किया। अभी हम इसका सिग्निफिकेंस स्टडी करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक, जैसे हमने डी ब्रॉगली में स्टडी किया था। तो मैक्रोस्कोपिक में हम लेते हैं जो मास है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा मास, तो फिर भी हम 1 mg ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg। तो जब हम डी ब्रॉगली रिलेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देन हमारे पास ये रिलेशन आ गया, राइट? विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका कुछ खास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम बड़े बल्कियर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी सेम टाइम पे डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, तो सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, मास हमने जैसे 9.1 इंटू 10⁻31, वैसे कैलकुलेशन को सिंपलर करने के लिए हमने 10⁻31 लगा लिया, सो उसकी वैल्यू आ गई 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें अज्यूम करें कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो कि बहुत बहुत स्मॉल है, मतलब कह सकते हैं कि उसमें एरर बहुत कम है, मतलब हमें पोजीशन एग्जैक्टली पता है कहाँ है, तो जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एच अपॉन 4 पाई एम की वैल्यू 10⁻4 है अपॉन डेल्टा एक्स, देन इट कम्स आउट टू बी 10⁻4 विच इज वेरी वेरी लार्ज। मतलब अगर हमें पोजीशन उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्टली पता है, तो हमें उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। मतलब क्या कि हम एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में पोजीशन और वेलोसिटी सेम टाइम पे डिटरमिन नहीं कर सकते। सो द वर्ड एग्जैक्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या कि हम ऐसे कर सकते हैं देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, राइट? तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता इस चीज के बारे में, राइट? तो सो दिस वाज द मेजर सेटबैक टू द बोहर मॉडल। जैसे बोहर ने बताया कि वो फिक्स्ड पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज नॉट द केस, राइट? तो तभी हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत पड़ी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, जिसमें हमने पहले स्टडी किया ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइक उसका वेव लाइक करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल लाइक करेक्टर। तो उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और फिर उसके बाद हमने जैसे हमने बताया कि रेडिएशन का ड्यूअल करेक्टर है, वैसे ही मैटर का ड्यूअल करेक्टर है, तो उसमें हमने डी ब्रॉगलीज रिलेशन स्टडी किया, देन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टडी किया। तो ये सारे जैसे अभी हमें कंक्लूजन मिला कि बोहर का मॉडल वाज नॉट सफिशिएंट, राइट?
तो क्योंकि उसने बताया था ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। सो उसके तभी हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत पड़ी। तो ये इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।